हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। साल 2023 के आखिरी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रीमिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सवाल जो हमने बच्चों से रिसेंटली कंक्लूडेड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में पूछे, और उन सवालों के जवाब देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग दे पाते हैं। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं अपनी नॉलेज और अपनी प्रिपरेशन को, तो आप क्वेश्चन आते ही स्क्रीन को पॉज करें। पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और जैसे ही मैं क्वेश्चन का आंसर रिवील करता हूं, अपने मार्क्स देख लीजिए और ओवरऑल 5 में से देख लीजिए कि कितने सवाल आपके सही हो पाते हैं। जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। पहला सवाल आर्टिकल 20 से रिलेटेड है, तो स्क्रीन को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए आपके हिसाब से क्या सही आंसर है। तो दोस्तों, सही आंसर है ए 1 and 2 ओनली। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल्स राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट है, जिसमें 3 अधिकार आपको दिए गए होते हैं: नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड नो डबल जेपटी। उसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं और 2 स्टेटमेंट्स इनमें से गलत है। पहली स्टेटमेंट आर्टिकल 20 कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज करेक्ट, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 20 में लिखा है। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, it extends to compulsory production of material objects, that is wrong, क्योंकि material objects जैसे कि DNA, फिंगरप्रिंट्स, ये सब प्रोवाइड करने से आप मना नहीं कर सकते हो। ब्लड स्पेसिमेन है ना, स्पेसिमेन सिग्नेचर देने से आप मना नहीं कर सकते हो। एंड आखिर में क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स दोनों में ही नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है, सिविल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंड स्कीम रिसेंटली न्यूज में देखी गई थी, तो कौन से सेक्टर से जुड़ी है बाइंड स्कीम, है ना? विच सेक्टर डज इट केटर टू? सो द आंसर इज ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। तो दोस्तों, बाइंड स्कीम यानी कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, जिसे प्रसार भारती के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। और बेसिकली प्रसार भारती को ही मॉडर्नाइज करने के लिए ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर इंप्लीमेंट की जाएगी। प्रसार भारती के रीच को बढ़ाने के लिए, खासतौर पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट स्टेट्स और स्ट्रेटेजिक एरियाज में कंटेंट इंक्रीज करने के लिए, कवरेज इंक्रीज करने के लिए, एफएम रेडियो का जो कवरेज है 67% से इंक्रीज करने के लिए, और 80% बाय पॉपुलेशन तक हमने टारगेट रीच करना है, और 8 लाख तक डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स पहुंचाने हैं। दिस इज द स्कीम दैट इज ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंडर कि हमारा संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का बैच 3 जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें आपको मिलेंगे 5 महीने के अंदर अंदर एंटायर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस, जिसमें सभी जीएस के सब्जेक्ट्स आपके कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको मिलेगी सीसैट की मास्टर क्लास। इकोनॉमिक सर्वे और बजट जैसे ही आता है, इस बार तो इंटरिम बजट आएगा, लेकिन वो भी थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। सो एवरीथिंग रिगार्डिंग प्रीलिम्स अवेलेबल इन 1 कोर्स अगर आपको चाहिए, और आप बिल्कुल अपनी तैयारी को एक शार्प एज देना चाहते हो प्रीलिम से पहले, तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं क्रैश 3, तो हमारे नंबर पे कॉल करके इस कोर्स में आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तीसरा सवाल शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड है। इनमें से 3 स्टेटमेंट में से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पॉज कीजिए स्क्रीन और आंसर इसका सोचिए। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहले तो Constitution of India does not define the criteria for recognition of scheduled tribes. This statement is absolutely correct because the scheduled tribe की definition अगर आप देखने जाओगे तो आर्टिकल 366 में जो definitions वाला आर्टिकल है उसमें आपको scheduled tribes दिखाएगा, और वहां पे आपको दिखेगा कि आर्टिकल 342 के अंडर प्रेसिडेंट जिसे भी scheduled tribes की लिस्ट में डाल देते हैं उसे हम scheduled tribe बुलाते हैं। That means it's not a definition. It's just that those tribal communities or parts or groups which are deemed under article 342 to be scheduled tribe, तो इसलिए क्राइटेरिया तो रिकॉग्निशन का वो नहीं बता रहा है कि किसे शेड्यूल्ड ट्राइब में रखना है किसे नहीं रखना है।
दूसरा, सेंसस 1931 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बैकवर्ड ट्राइब्स लिविंग इन एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज की तरह बताया गया। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और यही पहला, ये ब्रिटिश जमाने में एक्सक्लूडेड एरियाज, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज डिफाइन किए जाते थे so that they could keep those areas isolated from the other public as well। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और 1931 के सेंसस में बैकवर्ड ट्राइब्स नाम का इस्तेमाल किया गया इंस्टेड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। थर्ड स्टेटमेंट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहला वो एक्ट था जिसने बैकवर्ड ट्राइब्स को प्रोविंशियल असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन देने की बात की। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने पहली बार बैकवर्ड ट्राइब्स को प्रोविंशियल असेंबलीज में सीट्स देने की बात की। इससे पहले डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ऑलरेडी देयर वाज अ रिजर्वेशन दैट वाज स्टार्टेड। मतलब इसी दौरान जब ये आपका रामसे मैकडोनाल्ड थे, कम्युनल अवार्ड था, आपको हिस्ट्री में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। उससे पहले 1909 में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिप्रेजेंटेशन, और एंग्लो इंडियन, सिख, ये सब बहुत सारी अलग कम्युनिटीज़ के लिए रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन बैकवर्ड ट्राइब्स के लिए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद से रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी शुरू की गई। फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो रिसेंटली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को अमेंड किया गया। क्या आप और इसके साथ साथ कुछ संस्थाएं भी बनाई गई। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी संस्थाएं बनाई? सो द आंसर इज ऑल द थ्री हैव बीन मेड। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर 3 नई कोऑपरेटिव बॉडीज बनाई गई। ठीक है, जो अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज डिफरेंट। दिस इज यूजिंग दिस एक्ट दे हैव मेड 3 new bodies. These bodies are national level multi-state cooperative societies, and these 3 societies are number 1 multi-state cooperative export society, multi-state cooperative organic society and multi-state cooperative seed society। ये तीनों संस्थाएं बनाई गई हैं। एक्सपोर्ट सोसाइटी का काम होगा कि ये सरप्लस गुड्स और सर्विसेज जो कोऑपरेटिव्स बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करने में मदद करेगा और एक्सपोर्ट की स्कीम्स प्रोवाइड करने में मदद करेगा टू द कोऑपरेटिव्स एज वेल। अभी तक स्मॉल एंटरप्राइजेस या फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को ही एक्सपोर्ट का फायदा मिल रहा था, कोऑपरेटिव्स को भी फायदा मिले, इसलिए ये संस्था बनाई गई है। ऑर्गेनिक सोसाइटी इसलिए बनाई गई है ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर किया जा सके, एग्रीगेट किया जा सके अलग अलग कोऑपरेटिव्स के द्वारा, उनकी ब्रांडिंग करके उनकी मार्केटिंग की जा सके, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव्स को टेक्निकल गाइडेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सके। देन सीड सोसाइटी हैज बेसिकली बीन फॉर द क्वालिटी सीड्स। तो प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक क्वालिटी सीड्स का करवाया जा सके थ्रू द कोऑपरेटिव्स। तो ये चाहते हैं कि न्यू गुड क्वालिटी सीड्स को यूज किया जाए। सीड रिप्लेसमेंट रेट यानी कि लेफ्ट ओवर सीड्स की जगह नए सीड्स का इस्तेमाल किया जाए आपके एग्रीकल्चर के अंदर। तो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये 3 संस्थाएं बनाई गई हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंडियन पार्लियामेंट के बारे में सही है? पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो द आंसर इज नीदर 1 nor 2। दोनों स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1, इंडियन पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में हमारा देश बिलीव नहीं करता है। हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है और वो कॉन्स्टिट्यूशन भी अपनी सॉवरेनिटी कहां से डिराइव करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो पार्लियामेंट कभी भी सॉवरेन नहीं हो सकता हमारी कंट्री के अंदर। इट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैनॉट चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट वांट्स। It can change but it has a limit. That limit is basic structure of the constitution. तो जुडिशरी कई बार constitutionality of acts, constitutionality of parliamentary laws चेक करती है और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होती तो उनको इनवैलिडेट भी कर देती है। दूसरी स्टेटमेंट, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। यहां तक बिल्कुल सही था, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऐसा तो कुछ भी नहीं। देखो, सबसे पहले अगर किसी आपने ऐसी सब्जेक्ट को भी लेके आना होता है या ऐसे टॉपिक को भी चेंज करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे सेंटर स्टेट रिलेशंस इंक्लूडेड है, तो आपने तब भी ऑल द स्टेट्स का कंसेंट नहीं लेना होता है, 50% स्टेट्स का कंसेंट लेना होता है। लेकिन यहां पे तो स्पेसिफिकली आर्टिकल 253 हमें यह कहता है कि अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बनाना पड़े और वो कानून इसलिए बनाना पड़े कि हम इंटरनेशनल ट्रीटी अप्लाई करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमें किसी स्टेट से कुछ पूछने की जरूरत
नहीं, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट यू कैन मेक दैट लॉ। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ हाईजैकिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये सब ट्रीटीज अगर हमने साइन की है इंटरनेशनली, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने स्टेट के अंदर लॉज बनाए हैं, और उन लॉज को बनाने के लिए हमें किसी स्टेट का कंसेंट नहीं लेना पड़ा। सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई है, और सर्विस चार्जेस से रिलेटेड इसने जो रिसेंटली बताए हैं, गाइडलाइंस दी हैं, पिछले साल गाइडलाइंस दी थी, उनके बारे में आपको बताना है। तो पॉज कीजिए और सही आंसर बताइए। तो दोस्तों सही आंसर है 1, 2 एंड 3। पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट सही है। तो सीसीपीए की गाइडलाइंस में पहली गाइडलाइन, नो होटल और रेस्टोरेंट शैल ऐड अ सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली और बाय डिफॉल्ट इन द बिल, दैट इज करेक्ट। सर्विस चार्ज यानी कि जब आप किसी रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं, वहां पे आपसे सर्विस चार्ज मांगा जाता है, विच इज सेपरेट फ्रॉम अ सर्विस टैक्स। दूसरा, सर्विस चार्ज शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर बाय एनी अदर नेम, मतलब आप नॉमेनक्लेचर चेंज कर दो और उसका कुछ और नाम रख दो, है ना, और कंफर्ट चार्ज और ऐसा कुछ रख दो और कह दो कि ये हम एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट ऑल्सो इज नॉट अलाउड। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ सर्विस चार्ज शैल बी इम्पोज्ड, कि अगर आप ये इस चीज पे सर्विस चार्ज दोगे तभी आपको ये प्रोडक्ट या सर्विस मिलेगा, तो ये भी गलत होगा। बट लास्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सर्विस चार्ज कैन बी कलेक्टेड बाय एडिंग इट अलॉन्ग विद फूड बिल एंड लेविंग जीएसटी ऑन द टोटल अमाउंट। ऑब्वियसली दिस विल बी रॉन्ग, बिकॉज आप टोटल अमाउंट में सर्विस चार्ज ऐड कर रहे हो, इनफैक्ट उस पर जीएसटी भी लगा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होने वाला है। दीज आर ऑल गोइंग टू बी प्रैक्टिसेस और यू कैन से प्रैक्टिसेस विच आर नॉट एज पर द कंज्यूमर बेनिफिट। ठीक है, तो सीसीपीए ने 5 मेजर गाइडलाइंस दी थी, पहली, दूसरी और तीसरी हमने पढ़ी थी, और फिर यह बताया गया कि इट विल नॉट बी कलेक्टेड बाय एडिंग इट अलोंग विद द फूड बिल, एंड एंट्री और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इस बात से नहीं मना की जा सकती कि आप सर्विस चार्ज नहीं पे कर रहे। और इसके अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी आपके साथ ऐसा होटल रेस्टोरेंट वगैरह में हो रहा है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है 1915, या आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के प्रीमिक्स में इतना ही। आई होप आपको सेशन में से कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हैव अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2024।